हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ का तीसरा पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम यूकेपीएससी द्वारा हाल ही में आयोजित किए गए पेपर को सॉल्व करेंगे। और यूकेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय यूकेपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और देखिए, आज के इस सेशन में हमने 100 क्वेश्चन रखे हैं, तो आप सभी लोग एंड तक इस सेशन में बने रहें। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। और इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में 29 अगस्त को प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, धौलावीरा ये स्थित है आपके किस राज्य में? गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र है, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, और ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? तो देखिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक हैं इनमें से कौन? जल्दी से आंसर लगाएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर है उर्जित पटेल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है? तो देखिए, भारत में कौन सी सेज सिटी है जो पहली हरित सेज बनी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में 20 में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये 2021 में आयोजित किया गया। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चार कांस्य पदक जीते टोक्यो ओलंपिक में भारत ने। अगला क्वेश्चन देखें। उस फिल्म का नाम बताएं जिसने कांस फिल्म उत्सव में हाल ही में पॉल्म डी जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो ये जो फिल्म है आपकी, ये कौन सी है? ये फिल्म है टाइटैनिक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महसू, दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए, लोक नृत्यों से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ, कोई भी आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है या फिर कोई भी आप का जो पेपर है उसको उठा के ले लीजिए आप सभी लोग। तो लोक नृत्यों से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपसे कहती भी हूँ मैं कि लोक नृत्य आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ताकि कोई भी आपसे लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाए आयोग के द्वारा तो आप करेक्ट करके आएँ। तो देखिए, महसू, दांगली और झाली जैसे जो लोक नृत्य हैं, ये किस राज्य से संबंधित हैं? ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखें, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में किस दिन मनाया गया 2021 में? तो बताना है आपको। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2021। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए मैंने बोला ना पंचायती राज व्यवस्था से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं आयोग के द्वारा, तो आप सभी को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक सेशन अलग से मैं प्रोवाइड करा दूंगी, क्लास 1-2 क्लास और आपको पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन की प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था से कौन संबंधित नहीं है इनमें से बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संथानम समिति। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना, इनमें से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन है कौन सा? तारापुर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? कल के ही सेशन में आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया था और देखिए आपको इस पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं वहाँ से आप जरूर पढ़िएगा, वहाँ वो प्रैक्टिस सेट जरूर फॉलो कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल ये रहेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए सीधे रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? तो देखिए कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का जो विवरण है वो मिलता है किसमें? हाथी गुम्फा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर का लेखक कौन है? तो देखिए कथा सरित सागर इसके लेखक बताने हैं कौन है? तो इसके लेखक हैं सोमदेव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए अमीर खुसरो के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं आपको पता होगा तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अमीर खुसरो के द्वारा नूह सिपीहर, देवल रानी खिज्र खां और खजाइन उल फतूह लिखी गई है, लेकिन ताज उल मासिर नहीं लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? ये सिकंदरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था हेक्टर मुनरो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद जो दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और कब अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया ये आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए लेनिन, साम्यवाद, मुसोलिनी, फासीवाद, हिटलर, नाजीवाद, चर्चिल, उपयोगितावाद, कौन सा सुमेलित नहीं है जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ जिन लोगों को आंसर नहीं आ रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? चर्चिल, उपयोगितावाद। बाकी लेनिन, साम्यवाद, मुसोलिनी, फासीवाद, हिटलर, नाजीवाद ये सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज स्थित है आपके कहाँ पर? बीजापुर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए टॉमस मुनरो ये अपने किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए टॉमस मुनरो जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए। तो देखिए कालक्रमानुसार अगर हम लगाएं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला आपका आएगा क्रिप्स शिष्टमंडल, फिर आता है आपका बेबल योजना, फिर मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल और फिर अंत में अंतरिम सरकार का गठन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? बास्तिल का पतन ये किस देश की क्रांति से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो देखिए रक्तहीन क्रांति इंग्लैंड में हुई थी और इसे गौरवमयी क्रांति भी कहा जाता है। तो रक्तहीन अथवा गौरवमयी जो क्रांति हुई थी ये किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी आपके 1688 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? तो इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था किसने? मेटरनिख ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोमनो वंश का संबंध किस देश से है? तो देखिए रोमनो वंश इसका संबंध है कहाँ से, किस देश से? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो शांति सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पेरिस में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाटर लू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो देखिए वाटर लू का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपके 1815 में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था वर्ष 1739 में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सकलोत्तरा पथनाथ के नाम से जाना जाता है? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपके किसी पेपर में पूछा गया था। आपके परसों जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें पूछा गया था, सकलोत्तर पथनाथ नाम से जाना जाता था किसने? सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हर्षवर्धन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आयोग के द्वारा रिपीट किए जाते हैं, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो देखिए गौतमी पुत्र शातकर्णी ये संबंधित था किस वंश से? शातवाहन वंश से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन, भीतरी अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, धौली अभिलेख, अशोक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? इनमें से सुमेलित नहीं है आपका भीतरी अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो देखिए पुष्यमित्र शुंग ने की किस वंश की स्थापना? शुंग की स्थापना। और किसकी हत्या की थी इसने? इसने हत्या की थी
वृत्ररथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी, यानी कि स्थापना की थी। और आप सभी लोग एंड तक बने रहें इस पेपर में, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आज का सॉल्व पेपर है जो कि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा आप सभी को। तो एंड तक आप सभी लोग इसमें बने रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इनमें से जो सुमेलित युग्म है आपका ये है चंदावर का युद्ध 1194। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1194। तो ये सुमेलित है, सुमेलित ही बताना है आपको। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फेजेंडा जाना जाता है, फेजेंडा जाना जाता है कहवे के बागान के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, कहवे के बागान के रूप में फेजेंडा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डार्लिंग क्या है? तो देखिए डार्लिंग यहाँ पे क्या है ये बताना है। एक नहर है, एक नगर है, एक झील है, एक नदी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डार्लिंग जो है ये एक नदी का नाम है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा आप सभी लोग, ये आयोग द्वारा अप्रूव किया गया ये आंसर है। ऑप्शन डी आयोग ने बिल्कुल राइट माना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो विशेषता है इनमें से ये कौन सी है? साल भर वहां पे क्या होती है? वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चीन की सबसे लंबी नदी है, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे नदी या यांगत्से क्यांगबिस को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट ये अपने प्रैक्टिस सेट में भी आपको बता चुकी हूँ ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी यूनिक है। तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। जो प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए गए थे था तो उसमें मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा द्वीप है? ये है आपका होक्काइडो द्वीप। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? इनमें से शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बैक हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो देखिए एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो एशिया के बाहर बताना है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एकोनक्वागुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, माउंट एकोनक्वागुआ, एकोनकागुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात है, तो विश्व में सर्वोच्च जो जलप्रपात है ये है एंजेल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तरी यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य खेट क्षेत्र जाना जाता है। तो देखिए यूरोप में उत्तरी सागर का जो मत्स्य खेट क्षेत्र है ये किस लिए जाना जाता है? ये डॉगर किनारा क्षेत्र जाना जाता है। ऊपर यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य खेट क्षेत्र जाना जाता है डॉगर किनारा नाम से, ये ध्यान रखेंगे, डॉगर किनारा इसका नाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सांभर झील स्थित है, तो देखिए सांभर झील बतानी है आपको किस राज्य में स्थित है। सांभर झील की बात करें तो ये है आपके कहाँ पर? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी सागर बांध हिस्सा है, तो किस परियोजना का ये हिस्सा है? गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी इसमें से कौन सी मिट्टी है?
ये मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा केंद्र शासित राज्य है जो कि सबसे छोटा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं हम लोग 50 क्वेश्चन से आगे। तो जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप सभी को यहाँ पे कंटिन्यूसली क्लासेस दी जा रही हैं। अल्टरनेट डेज पे आप सभी को एक पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, ताकि आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। किस पैटर्न पर आपका पेपर बनता है उस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास दी जाती है और रात को 8 बजे आपको एक दिन प्रैक्टिस सेट मिलता है, एक दिन प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है आपको, क्वेश्चन पेपर, जिसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको कराया जाता है। और सुबह 10 बजे आपको इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, 50 क्वेश्चन का जो इम्पॉर्टेंट सीरीज है वो दी जाती है। तो सभी क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगामी एग्ज़ाम, ये जो पेपर है ये आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एंड तक आप सभी लोग बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई व अहमदाबाद यानी साबरमती के बीच। तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? ये पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तेल यानी पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? तो देखिए पेट्रोलियम शोधनशाला इनमें से कौन सी नहीं है? जमशेदपुर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत का जन घनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के कैमोर यानी केमोर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो कैमोर यानी केमोर नामक स्थान है, ये किसके लिए सुप्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है। तो देखिए सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल ये किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र ये स्थित है आपके कहाँ पर? कर्नाटका राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी भी इस सेशन को शेयर नहीं किया है। और अगला क्वेश्चन देखें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखता आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये किस पर आधारित था? ये आधारित था आपके साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर, 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर। तो उपरोक्त बी और सी दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिसने पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? तो देखिए ये चार्टर कौन था, कौन सा चार्टर था ये? जल्दी से आंसर लगाएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो ये चार्टर था चार्टर ऑफ 1600 को। तो चार्टर ऑफ जो 1600 है इसको क्या कहा जाता है? जीवाणु, वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई। तो चार्टर ऑफ 1600 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? तो देखिए मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा किस वर्ष मिला था? ये वर्ष था आपका वर्ष 1665 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखें, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी ये बताना है। 1887 में इसकी स्थापना हुई भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की। तो कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो ये कौन सा कानून का प्रावधान था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। ये चार्टर एक्ट 1833 का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो देखिए, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? ये अंगीकृत किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये आज का पेपर रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। आगामी एग्जाम आप सभी लोग देने वाले हैं, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया था ये बताना है। तो वर्ष 1909 के अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 की वावेल योजना का घोषित उद्देश्य था। तो देखिए, 1945 की जो वावेल योजना थी, इसका घोषित उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया था। तो पुर्तगीज की विधियों को 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया था, पुर्तगीज विधियों को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रूप के बदले में दिया था। तो देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले में दिया था। तो कितने रुपयों के बदले में दिया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपयों के बदले में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, ये जो योजना थी, ये कौन सी योजना थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक योजना 1790 से। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्यायिक योजना 1719 से कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर के द्वारा। तो किस चार्टर के द्वारा भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था, ये बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है, जल्दी से आप राइट आंसर लगाएं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर। कौन सा चार्टर था ये? 1833। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे। तो आरंभ में भारत में स्थापित किए गए जो उच्च न्यायालय थे, ये कौन कौन से थे? ये आपके उच्च न्यायालय थे मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय प्रथम विधि आयोग, इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था टीबी मैकाले। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? तो देखिए, भारत का द्वितीय विधि आयोग ये अधिनियम 1853 के द्वारा नियुक्त किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम 1853 के तहत नियुक्त किया गया था भारत का द्वितीय विधि आयोग। ये ध्यान में रखना है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री जो सभा है, ये किस वर्ष गठित हुई थी? ये गठित हुई थी आपके 1946 में।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? तो कौन सा ये कमीशन था? तो यहाँ पे यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइमन आयोग, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये था आपका साइमन कमीशन जिसने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑडी ऑलटरेम पार्टेम लैटिन वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो देखिए, ऑडी आलटरेम पार्टेम ये लैटिन वाक्यांश है और इसका अर्थ बताना है क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दूसरे पक्ष को भी सुनो, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शब्द मालाफाइड का अर्थ है। तो देखिए, शब्द दिया हुआ है आपका, शब्द कौन सा है? मालाफाइड है और इसका अर्थ बताना है क्या होता है। इसका अर्थ होता है दुर्भाव, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश इप्सो फैक्टो का अर्थ है। तो ये वाक्यांश बताना है इप्सो फैक्टो, इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्वयं में ही, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था। तो देखिए, भारत के संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बताना है हैबियस कॉर्पस का क्या शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास संकल्पना है। तो ये पर्यावरण विधि की है। सतत विकास संकल्पना पर्यावरण विधि की है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधि का शासन का अर्थ है। विधि का शासन का अर्थ होता है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक आप जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं, आप सभी लोग, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताएं ये आपको ये वाला सेशन कैसा लग रहा है। अगला है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका अतिचार, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। तो याचिका निर्गत की जाती है न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण दिया हुआ है? तो ये जो भाग है ये है भाग 3, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है आपके 26 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम यानी निषेध और विनिमय अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो बाल श्रम अधिनियम जो है ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में बाल श्रम यानी कि निषेध और विनिमय अधिनियम अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है। किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा न्यायालय की अवमानना कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाराही मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला लगता है। तो किस दिन ये मेला लगता है? ये लगता है आपके रक्षाबंधन के दिन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए, सेशन अभी भी शेयर नहीं हुआ है, जल्दी से आप सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर कर दीजिए। और ये जो पेपर है इसको आप कंटिन्यूसली अगर देखना चाहते हैं तो स्टडी विद एम पर यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं पेशावर कांड के लिए। यह कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली ये पेशावर कांड के नायक हैं और आपको बताना है कि पेशावर कांड किस वर्ष घटित हुआ था। ये घटित हुआ था आपके वर्ष 1930 में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार
हेक्टेयर में बताना है, तो औसत जोत का आकार हेक्टेयर में कितना है उत्तराखंड राज्य में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.89। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.89 हेक्टेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक यानी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही है। तो देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में, ये जिले कौन कौन से हैं, ये जिले हैं आपके गढ़वाल और अल्मोड़ा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर नकारात्मक यानी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम है, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम है कोटद्वार नगर निगम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर इस पुस्तक के लेखक हैं H.G. वॉल्टन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है, तो देखिए रामनगर विधानसभा क्षेत्र ये किसका भाग है, ये गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का एक भाग है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखें, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका रामनगर विधानसभा क्षेत्र, ये देख लीजिए, ये रामनगर जो विधानसभा क्षेत्र आता है आपके नैनीताल जनपद में आता है, तो नैनीताल संसदीय क्षेत्र का ये भाग होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है, तो उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद कौन सा है, ये बताना है आपको। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद, पूर्वी जनपद है उत्तराखंड राज्य का सुदूर। ऑप्शन डी पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है, तो देखिए उत्तराखंड में आपको बताना है कि सार पद्धति ये किससे संबंधित है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से लगाएं। फसल चक्र प्रणाली से संबंधित है आपकी सार पद्धति, तो ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी यूनिक आज का ये आपका सॉल्यूशन रहने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये जो सेशन है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो डेली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ नाम से। तो रात को 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जाता है अल्टरनेट डेज पर, यानी कि आज एक दिन आपका ओल्ड पेपर सीरीज चलती है, एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आप लाभ जरूर लीजिएगा आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।